हेलो फ्रेंड्स, हार्डली 90 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन हम लोग पूरा का पूरा फिनिश करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आज मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अप टिल इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अराउंड 18 to 19 क्वेश्चन होने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स को कवर करा दूं, प्लस क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवा दूं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज स्टेटमेंट 1 है, इट गेव ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ओवर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। क्या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने दीवानी राइट्स दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? ये समझने के पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और ये क्यों लाया गया था एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज ब्रॉट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल जो है रैम्पेंट करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके थे, कंपनी को लॉसेस हो रहे थे और ऑफिशियल बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए एक एक्ट लेके आया, जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो क्या इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए थे? नहीं, ये तो इसके पहले ही दे चुके थे मुगल एम्परर, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रैम्पेंट करप्शन को चेक करने के लिए आया था, ना कि उसको दीवानी राइट्स देने के लिए आया था। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यस, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज ट्रू ओनली बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट ने और क्या क्या काम किए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आप बोलोगे सर गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया तो उससे क्या हुआ? भाई पहले 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। एक साइड था वी हैव बंगाल, यहां पर हमारे पास हुआ करता था बॉम्बे और उसके नीचे हुआ करता था इस साइड मद्रास। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, पहले यहां पर 3 गवर्नर्स हुआ करते थे। तो बाद में तीनों गवर्नर अपने अपने बराबर पावर रखते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके कारण ये बॉम्बे और मद्रास वाले इसके सबऑर्डिनेट हो गए। सो इसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, चूंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। सो इसके असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ 4 भी क्रिएट कर दी गई, ताकि अकेले सारे डिसीजंस ना ले। सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होगा और 3 जजेस होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? आपको समझ में आ गया होगा। इसके थ्रू ब्रिटिश ने क्या करने की कोशिश करी? ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिफाइन कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे, तो उनको बोल दिया प्राइवेट ट्रेड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, उनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल थे और बाद में उनको क्या बना दिया गया 1773 में? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। द फर्स्ट फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द। अब भाई किसकी बात कर रहा है? फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है। अब आपको ध्यान रखना फेडरल कोर्ट किसके थ्रू बना था, तो आपको ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये फेडरल कोर्ट था क्या, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फेडरल कोर्ट ये था क्या? तो यहां पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर तरीके से दे रखा दैट व्हाट इज दिस फेडरल कोर्ट। सो फेडरल कोर्ट वाज मोर और लाइक द प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन 1937। और किसके प्रोविजन के अंडर हुआ था? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने 1950 तक वर्क किया, उसके बाद इसी को सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो फेडरल कोर्ट था, बाद में ये क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। ये फेडरल कोर्ट की ही बिल्डिंग है जिसमें आज हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। अब ये जो फेडरल कोर्ट था, इसका काम क्या था? इसका काम था टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट्स को उस समय प्रोविंसेस बोला जाता था। तो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता था, तो डिस्प्यूट को कौन डील करता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर मान लो आज आपको हमारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कोई आपत्ति, तो क्या आप और कहीं जा सकते हो? आंसर इज नो। लेकिन अगर फेडरल कोर्ट से आपत्ति थी तो आप अपील कर सकते हो। यू हैव राइट टू अपील एट द लंडन। लेकिन आज के समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप जा सकते हो? आंसर इज नो। सो यू हैव द राइट टू अपील। और राइट टू अपील क्या था? प्राइवी काउंसिल। प्राइवी काउंसिल कहां बैठा करती थी? लंदन में बैठा करती थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्या था? टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। एंड इट कैन ऑल्सो इंटरप्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आगे भी और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को काफी डिटेल में डील करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, किसके बारे में क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन एकदम, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं व्हाट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके बाद क्वेश्चन से गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। 1857 में हुआ था ग्रेट रिवॉल्ट। ग्रेट रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि यार भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसके कारण ऑल इंडिया या पैर इंडिया रिवॉल्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। उसको चेक करने के लिए एक वो एक्ट लेके आया जिसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। क्या लेकर के आया ब्रिटिशर्स? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बोलते हैं उसको, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ 1858 भी बोला जाता है। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले तो बोला कि भाई अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं, बोले एबॉलिश। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या करा, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हुई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो भी एबॉलिश हो गए। लेकिन अब इंडिया को एडमिनिस्टर तो करना था, तो कैसे करेंगे? तो इसने दो पोस्ट को क्रिएट करा। एक पोस्ट को बोला गया वॉइस रॉय, क्या बोला गया? वॉइस रॉय। और दूसरी पोस्ट को बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वॉइस रॉय बोले तो क्या है, मींस द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ये कौन थे? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या बोला गया? ही वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। इनको क्या बना दिया गया? पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। तो ये इसी के बारे में क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां से आया? तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये जिसको बोला जाता था द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858। अब ये कौन हुआ करता था? काफी अव्वल दर्जे की पोस्ट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। देख लेते हैं, वॉज अ ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर? सो आंसर इज यस। अब भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? देखना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। मतलब ज्यादातर इंडिया के डिसीजन ही वाज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट इंडिया। भाई वॉइसरॉय किसके जैसा था? प्रेसिडेंट के जैसा। सारे डिसीजन हमको लगता था वॉइसरॉय ले रहे हैं, बट एक्चुअली द डिसीजन वर टेकन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉइसरॉय को जैसा बोलते थे, वॉइसरॉय वैसा वैसा करते थे। पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठते कहां थे? तो कहां बैठते थे? लंदन में बैठते थे। अब वो कौन होते थे? तो वो ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। तो वो कौन होते थे? ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, मतलब सरकार का पार्ट होते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये बैठते कहां थे? लंदन में बैठते थे। अगर सरकार बदलती थी तो ये भी बदल जाते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी, what was a British cabinet minister? Yes, he was a British cabinet minister. Political head of India office responsible for the governance of British Raj. Yes, he was the political head of India. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। Head is permanent seat in Calcutta, now कोलकाता। No, head is permanent seat in London। तो ये आपको ध्यान रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, was appointed by British monarch। ये बात सही है क्या? तो देखो अगर इसमें आपको डाउट भी है तो डू नॉट वरी, 1 and 2 is correct and 3 is incorrect। 1 2 यहां है, इसमें 1 नहीं है इसलिए चला गया, इसमें 2 नहीं है इसलिए चला गया, इसमें 2 नहीं है इसलिए चला गया। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 and 4। यस, ही वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में हमारे यहाँ जैसा सिस्टम चलता है, कैबिनेट मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? इट इज द प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर, और उनके यहाँ पर किंग। और वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उस समय कौन अपॉइंट करता था? ब्रिटिश मोनार्क। आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देख लेते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको इंडियन सेक्रेटरी बोलते थे, ही वाज अपॉइंटेड बाय द मोनार्क ऑन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ये ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर है। ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ प्राइवी काउंसिल। ये वही प्राइवी काउंसिल है जिसके डिसीजन आप फेडरल कोर्ट के डिसीजन को आप कहां चैलेंज करते थे? प्राइवी काउंसिल। प्राइवी काउंसिल कहां बैठती है? लंदन में। सो ही वाज आल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया के साथ साथ ये एडन और बर्मा पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे। ये पोस्ट को कब बनाया गया था? 1858 व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज एंडेड। हिज सीट वाज वेस्टमिंस्टर, दैट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनका कोई फिक्स टेन्योर होता था नहीं, बिकॉज ही वाज ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर। तो जब तक सरकार रन करेगी, जब तक ये लोग भी एग्जिस्टेंस में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसके बारे में? द टू एक्ट दैट इंट्रोड्यूस और इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट विच हेल्प्ड इन इंडियनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर। भाई सीधी बात कर रहा है कि 2 एक्ट, ऐसे कौन से 2 एक्ट थे? इंट्रोड्यूस, जिसने इंट्रोड्यूस करा, क्या इंट्रोड्यूस करा? सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। या तो उसने कोशिश करी और इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस, तो ये चीज ध्यान रखना, या तो इंट्रोड्यूस करा या तो कोशिश करी इंट्रोड्यूस करने की। तो भाई उससे रिलेटेड तो 2 ही एक्ट हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये चीज ध्यान रखना। मेरा आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। अब बताता हूं ऐसा क्यों। 1861 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1909 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्ट्स भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इट ओनली इंटेंडेड, इसने सिर्फ कोशिश करी टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर इंडियंस ऑल्सो, बट दिस प्रपोजल वॉज निगेटेड। इस प्रपोजल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फाइनली इंट्रोड्यूस्ड, इससे इंडियंस की एंट्री शुरू हो गई सिविल सर्वेंट्स में। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया कब?
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टीबी मैकॉले कमिटी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टीबी मैकॉले कमिटी के कहने पर यहां पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3 ओनली, और 2 and 3 ओनली कहां दिया हुआ है बी। तो मेरा आंसर यहां पर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इजी था। ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसने तो इंट्रोड्यूस ही कर दिया था अकॉर्डिंग टू टीबी मैकॉले कमिटी, दैट वाज अपॉइंटेड इन 1854। मैकॉले कमिटी को क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज कमिटी ऑन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑल्सो ट्राइड टू इंट्रोड्यूस बट इट फेल्ड आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीज ध्यान रखोगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको 1858 में एबॉलिश किया जाने वाला है, और उसके बाद उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हट के वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आने वाला है। तो अभी अपन लोगों ने जो जो चीजें देखी, आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर entire territorial area possessed by British in India by instituting an office of Governor General of India। भाई सीधे एक स्टेटमेंट दे दिया। अगर आप वर्ड पकड़ पाते कि ये ऐसा एक्ट है जिसमें पूरे इंडिया में एक ऑफिस बनाया जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई अभी तक हम लोगों ने कौन सा एक्ट देखा, वी हैव सीन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया, उसने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, राइट। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1773 में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब क्या था कि बॉम्बे और मद्रास इसके सबऑर्डिनेट थे, लेकिन अभी भी वो अपने लॉज बना सकते थे वहां की प्रेसिडेंसीज, लेकिन किससे पूछ करके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ करके। लेकिन बाद में आगे चल के चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो अब आप पूछोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर 1773 के बाद जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो बॉम्बे और मद्रास ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर को खोया नहीं था, वो बना सकते थे लेकिन वो सबऑर्डिनेट थे। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के बाद बॉम्बे एंड मद्रास हैव लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा मेरा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इन्होंने किस पोस्ट को बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब तक वर्क करेंगे, जब तक गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं आ जाता। क्यों, क्योंकि 1858 में तो आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय बना दिए गए थे, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय 1947 तक काम करेंगे। जब ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और क्या पास हो जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसके बाद वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को एबॉलिश करके दोबारा क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कब से कब तक वर्क किया, 1833 से 1858, उसके बाद 1947 के बाद से कुछ समय के लिए और वर्क किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस है, काफी इजी चीज है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थोड़े सा फैक्चुअल डेटा है, ऐसे ही याद नहीं हो जाता है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सबसे पहले तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, which means Bombay and Madras have lost their legislative making power. Governor General got complete control over civil and military affairs. Yes, even in the case of Madras and Bombay also, because they lost their legislative making power. First Governor General of India कौन बना, he was William Bentinck। उसके बाद यहां पर पहली बार लॉ मेंबर को भी ऐड किया एज द 4th मेंबर ऑफ द काउंसिल, और वो 4th मेंबर कौन था, टीबी मैकॉले। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये वही मैकॉले जो आगे चल के आपको क्या करेगा, सिविल सर्विसेज में एंट्री भी दिलवाने वाला है। लॉ कमीशन को बनाया गया, लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब से जो लॉज बनेंगे उनको एक्ट बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पूरे इंडिया में एक जैसे अप्लाई होने वाले। भाई पहले अगर बंगाल वाले ने लॉ बनाया है तो वो सिर्फ बंगाल में अप्लाई होगा, मद्रास वाले ने बनाया तो मद्रास ने, बॉम्बे वाले ने बनाया तो बॉम्बे में अप्लाई होगा। लेकिन अब जो एक्ट बनेंगे वो पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होंगे। सो द लॉज वर नाउ कॉल्ड एज एक्ट्स। तो ये चीज ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया, कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैविंग द मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट, ईस्ट मतलब इंडिया चाइना साइड से। इसकी मोनोपोली को दो एक्ट ने खत्म करने की कोशिश करी। जो पहला एक्ट था दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसने खत्म तो करी लेकिन उसने टी और चाइना के साथ छोड़ दी मोनोपोली को। 33 ने ये जो एक्सेप्शन था टी और चाइना का, इसको भी क्या कर दिया, एबॉलिश। सो द
monopoly of East India Company to trade with East was completely abolished by Charter Act of 1833. It was abolished by Charter Act of 1830 except trade in tea and China. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. सो ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल मोनोपोली एंडेड कंप्लीटली. अब ये चीज और मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये एक्ट ने कोशिश करी थी. दैट एक्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस open system of competition for civil servant in India, but this proposal was negated after opposition from the court of directors. Easy था चार्टर एक्ट ऑफ 1833. फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हम लोगों ने यूपीएससी और एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं और अगर वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज लॉन्च किए. दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहने वाली है. जो क्वालिटी कंटेंट है आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं. चाहे तो एक बार हमारी परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है. तो अगर आपको ये वीडियोज वगैरह पसंद आते हैं, लेक्चर पसंद आता है, लेक्चर की क्वालिटी पसंद आती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज काइंड ऑफ कोर्सेज. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब करना है. और कोई भी चीज फ्री नहीं होती है तो आप हमको पे कैसे करोगे? यू कैन पे अस इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. The act introduced a system of communal representation for the first time in British India. ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? ओनली हिंदूज कैन वोट फॉर हिंदूज, ओनली मुस्लिम कैन वोट फॉर मुस्लिम, ओनली क्रिश्चियन कैन वोट फॉर क्रिश्चियन, ओनली सिक्स कैन वोट फॉर सिक्स, एंग्लो इंडियन सिर्फ एंग्लो इंडियंस के वोट करेंगे. सो दैट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने पहली बार ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी? तो वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसने पहली बार ये कोशिश करी थी. पर सेकंड स्टेटमेंट और भी हिंट दे रहा है. अगर आपको इससे नहीं पता चलता दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. सेकंड स्टेटमेंट देख लो. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर. भाई ये एक्ट ने इंडियंस को भी कहां बिठाया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर. एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर बहुत ही बढ़िया, मतलब नंबर 1 मानी जाती थी. इट वाज लाइक द कैबिनेट. बोले कैबिनेट मतलब कैसा? जैसे नितिन गडकरी वो तो कैबिनेट मिनिस्टर, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर. तो उस समय इस टाइप के मिनिस्टर को भी कॉल इट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स. अगर स्टेट में काम कर रहे हो तो गवर्नर्स और अगर सेंटर में हो तो वाइसरॉय. तो ये पहली बार ऐसी कोशिशें किसने करी थी? 1909 से. तो एक बार देख लेते हैं. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बोलते हैं, जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि मॉरले कौन थे उस समय के? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन थे? वाइसरॉय. और अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय कहां से आए? तो आपको ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आए हुए हैं. सबसे पहले तो इसने साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया था. 16 मेंबर्स थे, उससे 16 से कितना कर दिया था? 60 कर दिया था. लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में ये साइज को बढ़ाना मुश्किल था, तो ये कांस्टेंट नहीं था, वेरी करता रहता था. लेकिन सेंटर में 16 मेंबर से सीधे कितने कर दिए थे? 60 मेंबर. नाउ मेंबर कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आल्सो. भाई पहले जो मेंबर्स बैठते थे लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स बैठते थे, उनके पास ज्यादा पावर नहीं थे. अब वो क्या कर सकते थे? नाउ मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. देन व्हाट इज दिस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बिल लाया, कोई प्रपोजल लाया, आपने एक सवाल किया, मैंने आंसर कर दिया. अब आपने एक आंसर के ऊपर फिर सवाल कर दिया. दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. सो नाउ मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कैन मूव रिजोल्यूशंस आल्सो. मतलब धीरे धीरे अब लोगों को क्या, इंडियंस को क्या हो रहा है? पावर देना स्टार्ट किया जा रहा है. तो ये चीज ध्यान रखना है. ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटेन, बट नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को क्या कर दिया था? हटा दिया गया था प्रोविंसेस में. इंडियंस को पहली बार एडमिट किया गया था कहां पर? वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. मतलब पहली बार किसी इंडियन को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिठाया गया था, और बहुत अव्वल दर्जे की थी. तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? उनका नाम क्या था? एसपी सिन्हा, एंड ही वाज मेड अ लॉ मेंबर. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को लाया गया था. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ डिवाइड एंड रूल. बोले ओनली हिंदूज कैन वोट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम कैन वोट फॉर मुस्लिम. तो पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था, और वो किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था, कि नाउ ओनली मुस्लिम्स कैन वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स. तो ध्यान रखना है. इसीलिए मिंटो को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. क्यों? क्योंकि मिंटो उस समय कौन हुआ करते थे? ही वाज द वाइसरॉय. इजी था, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा स्क्रीन के ऊपर. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन ऑन. अब आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा, दैट डोमिनियन स्टेटस. आपने वर्ड तो बार बार सुना होगा, दैट डोमिनियन स्टेटस चाहिए. मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत समय से सुन रहे हो. सो व्हाट इज दिस डोमिनियन स्टेटस? सो ध्यान रखना, डोमिनियन स्टेटस इज अ ट्रांजिशन फेज. ये क्या होता है? एक ट्रांजिशन फेज होता है बिटवीन क्या? बिटवीन एन इंडिपेंडेंट नेशन
इंडिपेंडेंट नेशन एंड अ कॉलोनी। तो देखो पहले इंडिया वाज अ कॉलोनी के बाद इंडिया क्या बना, इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन उसके बीच का जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेटस। अब आप बोलोगे भाई इंडिया इंडिपेंडेंट कब बना, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, 15 अगस्त 1947। लेकिन ध्यान रखना, क्या इंडिया सच में 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था? तो अगर देखा जाए तो फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इंडिया वॉज इन द डोमिनियन स्टेटस फेज। तो जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया, जब तक इंडिया किस फेज में था, डोमिनियन स्टेटस के फेज में था। मतलब 26 जनवरी 1950 तक इंडिया क्या था, डोमिनियन स्टेटस के फेस में था। मतलब हमने सारी चीजों को सीखना शुरू किया, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू करा, रूल्स को बनाना सीखा कि कैसे वर्क किया जाता है। सो उस ट्रांजिशनरी फेज को क्या बोला जाता है, डोमिनियन स्टेटस बोला जाता है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया सीज टू बी अ डोमिनियन ऑन, मतलब इंडिया कब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, जिसको हम सॉवरेन स्टेट बोलते हैं कि सॉवरेन कब हो गया था, दैट नोबडी इज अबव अस। तो वो स्टेटस कब आया था, when the constitution was adopted, and constitution was adopted on 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला, 26 जनवरी 1950। पहला स्टेटमेंट भी देख लो, ये क्या बोल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। भाई अभी तो कैबिनेट मिशन ने बोला है आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को आप रेटिफाई करोगे, फिर अडॉप्ट करोगे, उसके बाद आप बनोगे सॉवरेन स्टेट। तो अभी तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अभी तो आप आजाद भी नहीं हुए, 47 का भी टाइम नहीं आया। पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट देखो 1947 को, आजादी का मतलब ये नहीं कि हम डोमिनियन स्टेटस में आए थे, नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम सॉवरेन स्टेट कब बने थे, इंडिपेंडेंट का मतलब है नोबडी इज अबव अस। तो हम सॉवरेन स्टेट कब बने थे, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो ये भी गलत हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 नहीं, ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि हम कब बने हुए थे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, 26 जनवरी 1950। इवन पाकिस्तान तो और लंबे समय तक, पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी इन द डोमिनियन फेज टिल 1956। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टिल 26 जनवरी 1950 इंडिया वॉज इन द डोमिनियन फेज इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये चीज ध्यान रखना है। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ सॉवरेन रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स रूल बाय द पीपल, मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। अब भाई वॉइसरॉय के ऑफिस को एबॉलिश किसने किया? देखो हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को किया एबॉलिश, बोला चलते बनो अब आप लोग। तो उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी गए। फिर इसने 2 पोस्ट को बना दिया था, इट क्रिएटेड 2 पोस्ट। 2 पोस्ट कौन सी थी बोले, सो एक पोस्ट का नाम दिया बोले वाइसरॉय और एक को बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले ये कहां बैठने वाला है, लंदन में, और वाइसरॉय कहां रहेगा, दिल्ली में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। बोले अभी जो ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय की पोस्ट बनी थी इसको कब एबॉलिश किया, तो इसको कब एबॉलिश करेंगे। वॉइसरॉय कौन था, ही वाज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ये कौन हुआ करता था, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो जब ब्रिटिश रूल खत्म होगा तभी तो वॉइसरॉय का ऑफिस भी खत्म होगा। तो ब्रिटिश का रूल कब खत्म हुआ, इट वॉज थ्रू द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जैसे ही पास हुआ तो क्या हुआ, वॉइसरॉय की पोजीशन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट भी क्या हो गई, एबॉलिश हो गई। लेकिन अभी इंडिया कंप्लीटली आजाद नहीं हुआ, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इंडिया वॉज इन डोमिनियन फेज। तो दोबारा क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को दोबारा क्रिएट किया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय कब एबॉलिश हुआ, थ्रू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उसके बाद क्या बना दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बड़ी आसान चीज है, मैं सीक्वेंस में सारी चीजें 1 बाय 1 आपको बता रहा हूं। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को और देख लेते हैं। उसने एक तो वॉइसरॉय की पोस्ट को एबॉलिश किया, वो तो समझ में आ गया, प्लस उसने ब्रिटिश रूल को इंडिया में भी एंड कर दिया। फाइनली आजादी की तरफ अब हम बढ़ने वाले। आजादी तो मिली लेकिन पार्टीशन के साथ। इट ऑल्सो डिवाइडेड द इंडिया इंटू 2 डोमिनियन, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया, है ना। और ये चीज ध्यान रखना है। और इनको एक राइट था कि भाई ब्रिटेन ने जहां जहां रूल किया था तो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, दैट इज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव इवन राइट टू सिसीड फ्रॉम दिस ग्रुप। वो चाहे तो इस ग्रुप में रह सकते हैं, चाहे तो इस ग्रुप से बाहर हो सकते हैं, बट इंडिया डिसाइडेड टू रिमेन इन दिस ग्रुप एंड इंडिया इज स्टिल द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब चूंकि ब्रिटिश का रूल खत्म हो गया था तो ब्रिटेन की एम्परर ने
अपना एक टाइटल ड्रॉप कर दिया, दैट इज द एम्परर ऑफ इंडिया. सो शी इज नो मोर द एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि अब हम तो प्रेसिडेंट को लाने वाले थे. इट ऑल्सो एबॉलिश ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर टू असेंट और वीटो द बिल. क्यों? क्योंकि वाइसरॉय को हटाया तो वाइसरॉय की जगह किसको बिठा दिया? गवर्नर जनरल को बिठा दिया. और गवर्नर जनरल अब डिसीजन लेने वाला है, तो कोई भी बिल को असेंट करना है, परमिशन देना है, वीटो लगाना है, तो वो किसके पास पावर आएगी? गवर्नर जनरल के पास पावर आएगी. टू डोमिनियन, दो डोमिनियन क्रिएट हुए थे, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया. उनको पावर दी गई, यू कैन मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, रिपील एनी लॉज मेड बाय द ब्रिटिश, है ना. और अगर आप चाहो तो इवन ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को भी खत्म कर सकते हो, इतनी पावर दी गई, है ना. और बाद में देखना, भारत बना, पाकिस्तान बना, व्हाट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स? तो इस एक्ट ने प्रिंसली स्टेट्स को पावर दी दैट यू कैन ज्वाइन आइदर पाकिस्तान, यू कैन ज्वाइन आइदर इंडिया, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑल्सो. मतलब आजादी ऐसी दी कि देश के टुकड़े टुकड़े कर देने की कोशिश करी गई. सो इट ऑल्सो ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन एनी डोमिनियन और रिमेन इंडिपेंडेंट. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या क्या हुआ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर करने की कोशिश करो. अंडर द सिस्टम ऑफ डायरकी the provincial subjects were divided into two, transferred and reserved. Consider the following with reference to it. अब भाई ये डायरकी क्या हुआ करता था, तो एक बार यहां पर देख लेते हैं. मैंने ऑलरेडी लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है डायरकी. क्या बोला जाता है? डायरकी. डायरकी में क्या हुआ? देखो, सब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते थे. एक सेंट्रल सब्जेक्ट जिसपे सेंटर कैन मेक लॉज, प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन विच प्रोविंसेस कैन मेक लॉज. प्रोविंसेस में कौन बैठा करते थे? तो प्रोविंसेस में बैठा करते थे गवर्नर, है ना. और सेंटर में कौन बैठते थे? वाइसरॉय. तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डायरकी मतलब दो, तो उसने दो पार्ट में डिवाइड किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को. एक को बोला गया रिजर्व्ड, एक को बोला गया ट्रांसफर्ड. इन बोथ द केसेस डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नर. दोनों केसेस में डिसीजन कौन लेगा? इट इज द गवर्नर. लेकिन जो सब्जेक्ट रिजर्व्ड है उसमें गवर्नर खुद से डिसीजन लेगा विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंसर देने की जरूरत नहीं है. और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उस पर भी डिसीजन तो गवर्नर लेगा बट विद रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इज लाइक द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट. क्या आज हमारा डिसीजन कौन लेता है? बोले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन वो किसके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल को. सो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट थे जिस पर डिसीजन तो गवर्नर लेगा बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. दिस एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज डायरकी एंड इट वाज लार्जली एन अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को. द रिजर्व सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर. हाँ, यहां तक सही है बिल्कुल. विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. भाई रिजर्व सब्जेक्ट पे वो विदाउट रिस्पॉन्सिबल था, तो ये चीज ध्यान रखना. यहां की जगह क्या आ जाएगा? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने यहां पर बात करी, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 को देखो, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर. हाँ, यहां तक सही है. एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. विथ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. भाई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में तो क्या था? वो रिस्पॉन्सिबल था ना. तो ये उन्होंने क्या करा? उल्टा दे दिया है. यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर रिजर्व्ड आ जाएगा. तो इन्होंने स्टेटमेंट को खाली चेंज कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? Which of the above is are correct? None of the above is are correct. So मेरा आंसर क्या हो जाएगा? D, that is none. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. It created a new office. किसके बारे में बात कर रहा है? It created a new office, Secretary of State for India, vested with complete authority and control over Indian administration and provided that India henceforth was to be governed in the name of Her Majesty. भाई इसने एक नया ऑफिस बनाया. कौन सा ऑफिस बनाया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. तो ये सुनते से ही पता चल जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है? 1858 के एक्ट की बात कर रहा है. दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने और क्या बनाया? तो बोले इसने ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय बनाया. तो ये ध्यान रखना है. और क्या लिखा उसमें कि अब से इंडिया को किसके नाम पे गवर्न करेंगे? इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, दैट इज द ब्रिटिश क्राउन. बिकॉज क्राउन डायरेक्टली टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. और क्राउन ने अपना एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बिठाया जिसको हमने क्या बोला गया? वॉइसरॉय बोला गया. सो वॉइसरॉय वाज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तो ये चीज ध्यान रखना. और ये काम किससे होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद लाया गया था. इसने एक और पोस्ट बनाई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ये कौन हुआ करता था? अभी हम लोगों ने देखा, ही वॉज अ ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर. कहां बैठता था? बोले लंदन में बैठता था. ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ प्राइवी काउंसिल. और ये प्राइवी काउंसिल आपको पता है क्या हुआ करती थी? कि जो हमारे यहाँ की कोर्ट थी, जो कौन सी फेडरल कोर्ट थी जो 35 में बनी थी, उसके डिसीजन भी कौन सुनता था? प्राइवी काउंसिल सुनता था. और ये सिर्फ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इंडिया के लिए तो था ही, प्लस एडन के लिए भी था, प्लस बर्मा के लिए भी था. बर्मा बोले तो प्रेजेंट डे म्यांमार. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. एडन बोले तो प्रेजेंट डे येमेन. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. इजी क्वेश्चन है. आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858.
अब यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में सारी चीजें दी हुई है। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इंडिया वॉज टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी दैट इज द ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी जो 1833 ने बनाई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने, देखो पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर को बना दिया 1773 के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को एबॉलिश करके क्या बना दिया गया, वॉइसरॉय। कब बना दिया गया वॉइसरॉय? 1858। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो इट ऑल्सो चेंज द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वॉइसरॉय। और फर्स्ट वॉइसरॉय कौन बने? दैट इज द लॉर्ड कैनिंग। ही वॉज मेड द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी टाटा बाय बाय कर दिया था। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पॉलिटिकल हेड थे इंडिया के, तो क्या वो अकेले इतने बड़े इंडिया को संभाल सकते थे अलॉन्ग विद एडेन एंड बर्मा? नहीं। तो उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल को भी क्रिएट किया गया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता था, मतलब वो आपके ऊपर भी मुकदमा कर सकती थी और आप उसके ऊपर भी मुकदमा कर सकते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगेन मैंने बताया दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और इस टाइप की क्वालिटी लेक्चर के साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं रहते हैं, कोई टाइम पास नहीं कराते हैं, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर किया जाता है। और अगर आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, तो हमारा कोर्स अवेलेबल है, दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली। अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्ट ऑफ 1909। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करी थी। पहली बार एसपी सिन्हा को वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया था, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो भी क्यों देखा था कि मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो वॉज दैट टाइम वॉइसरॉय। और मिंटो को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख के आए। तो एक्ट ऑफ 1909 के ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा आप, क्योंकि हम लोग को एक्ट के बारे में सारी चीजें पता है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यस, इट इंट्रोड्यूस, इसने पहली बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। यस, और किसके लिए इंट्रोड्यूस करा? बोले मुस्लिम्स। नाउ ओनली मुस्लिम्स कैन वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, दैट इज सेपरेट इलेक्ट्रेट या कम्युनल इलेक्ट्रेट। सेकंड देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स। यस, पहली बार वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में को बिठाने की कोशिश करी और फर्स्ट इंडियन कौन थे? दैट वाज एसपी सिन्हा एंड ही वाज मेड अ लॉ मेंबर। उनको क्या बना दिया गया था? लॉ मेंबर बना दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा जो है करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट कर्टेल द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द प्रोविंशियल लेवल बट इंक्रीज द सेम एट द सेंट्रल लेवल। भाई हमने देखा था धीरे धीरे नाउ मेंबर्स के ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो डेलिबरेटिव फंक्शन को इंक्रीज किया था ना कि घटाया था। तो थर्ड स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड गलत। तो फर्स्ट सेकंड यहां पे है, ओके, थर्ड तो गलत है तो ये चला गया, फोर्थ चला गया, फर्स्ट सेकंड। अब फोर्थ को भी देखना पड़ेगा क्योंकि 1 to 1 to 2 जगह पर है। फोर्थ देखो, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ऐसा कुछ भी हुआ था क्या कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इसने अलग अलग करने की कोशिश करी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ओके, एक बार जल्दी से यहां पर मैंने दिया हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज हो गई थी, 16 से 60 कर दी थी, है ना। उसके बाद मैंने बोला था मेंबर के ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो डेलिबरेटिव फंक्शन को इंक्रीज किया था। इंडियंस को फर्स्ट टाइम एडमिट किया था इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। एसपी सिन्हा वाज मेड द लॉ मेंबर। सेपरेट इलेक्टोरेट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। और मिंटो कौन थे? मिंटो वॉज द वॉइसरॉय। मिंटो वॉज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम। ईजी था ये। जो लास्ट वाला था, दिस वॉज डन इन 1919। मतलब सब्जेक्ट्स को कब डिवाइड किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डिवाइड किया था। तो या फिर सेंटर का कंट्रोल प्रोविंसेस पर कब कम किया गया था? 1919 में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग। तो वो क्वेश्चन जब आएगा तब अपन डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इट इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ an all India federation to be based on union of provinces of British India and princely states, but the federation never came into being because
भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके बारे में बात करता है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया फेडरेशन। ये किसके बारे में बात करता है? टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया फेडरेशन। अब भाई देखना, ये जो ब्रिटिश के डिफरेंट एक्ट्स रहते थे देवर लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, बोले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे? सो हम बोले यूएसए के जैसा बनाएंगे, बोले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो बोले ये भी क्या बनाना चाहते थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बोले ये किसकी बात कर रहा है? फेडरेशन बनाने की बात कर रहा है। बोले फेडरेशन में कौन कौन रहेगा? तो सबसे पहले तो रहेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस। कौन रहेंगे? बोले ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं। फिर कौन रहेंगे? बोले प्रिंसली स्टेट्स रहने वाले हैं उसमें, है ना। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस भी रहेंगे, प्रिंसली स्टेट्स भी रहेंगे, तो क्या बन जाएगी? बोले फेडरेशन बन जाएगी, ऑल इंडिया फेडरेशन। अब अगर ऐसी कोई भी फेडरेशन बनाएंगे तो प्रिंसली स्टेट्स के पावर तो ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो क्या प्रिंसली स्टेट्स इसको ज्वाइन करेंगे? तो प्रिंसली स्टेट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द फेडरेशन। सो अगर प्रिंसली स्टेट्स रिक्वायर्ड नंबर में ज्वाइन नहीं करेंगे तो फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाएगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ट्राई टू क्रिएट एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बट it never came into existence because the required number of princely states did not join it. तो the federation never came into being because ये पूछ रहा है because the required number of princely states did not join it। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाय लेटर एनल्ड, क्या उनको बार में खराब कर दिया, खत्म कर दिया गया था? नहीं, गांधी जी एंड अदर नेशनल लीडर वर अपोज टू इट। वो तो हमेशा हर चीज के लिए अपोज होते थे। तो ब्रिटिश अपना काम नहीं करते थे, वो तब भी अपना काम करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट सून आफ्टर, वो तो 1939 में हुआ था, हमको पता है, और ये भी 1935 की बात हो रही है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को जल्दी से देख लेते हैं। इट वाज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, जिसमें 10 शेड्यूल हुआ करते थे और 321 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन मतलब आज के आर्टिकल के जैसे। इसमें प्रोविजन था ऑल इंडिया फेडरेशन का, जिसमें कौन होने वाले थे? प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन फेडरेशन कभी नहीं बना, वाई? बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट इन रिक्वायर्ड नंबर। इसने डायर की मतलब वो हम लोगों ने देखा था रिजर्व ट्रांसफर सब्जेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोविंसेस में किया गया था, तो ये इसने डायरकी को प्रोविंसेस पे तो एबॉलिश कर दिया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना। इसने पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया, जैसे आज भी हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में 7 लिस्ट है, 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल टॉक्स अबाउट सेंटर सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस समय इसने भी पावर को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। फेडरल मतलब बोले सेंटर सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लिस्ट बोले तो जो स्टेट सब्जेक्ट, और कॉन्करेंट बोले तो जो आज भी हमारे यहाँ कॉन्करेंट चलता है, इन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ। प्रोविंशियल सब्जेक्ट में ओनली स्टेट्स कैन मेक लॉ, फेडरल सब्जेक्ट में सेंटर कैन मेक लॉस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कितने आइटम्स कहां रखे थे वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। इट ऑल्सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? नाउ गवर्नमेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो ये स्कीम तो लाए थे 1937 में, लेकिन 1937 के बाद 1939 में इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में मैंने आपको बताया। अब और क्या किया उसने? प्रोविंसेस में क्या चेंज किया? बोले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो ले आया, प्लस उसने बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म मींस हैविंग 2 हाउसेस। 2 हाउसेस, जैसे भाई अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात करता हूं तो इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरलिज्म। क्यों? क्योंकि लोकसभा है और राज्यसभा है, 2 हाउसेस है। तो इसने 6 स्टेट्स में, उस समय टोटल कितने प्रोविंसेस थे? 11 प्रोविंसेस। तो जो पहले 11 स्टेट हुआ करते थे, तो 11 में से 6 में इसने बाइकैमरलिज्म लाने की कोशिश करी। और वो 6 कौन से थे? इट वॉज बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड यूपी। यूपी बोले तो यूनाइटेड प्रोविंस। अब इसने वोटिंग का पावर और बढ़ाया। इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन। 10% पॉपुलेशन मतलब जो एजुकेटेड है, टैक्स भरते हैं, ये वो रिच हैं, उन लोगों को इन्होंने क्या करा? फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट देने की कोशिश करी। सेपरेट इलेक्ट्रेट जो कब आया था? 1909 में आया था, जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। अब इसने उसको और बढ़ा दिया। अब इसने बोला शेड्यूल कास्ट के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट है, लेबर्स के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट है, वुमेन्स के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट है। मतलब सोसाइटी को जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड करो। डिवाइड एंड रूल, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। This act was also having the provision for the establishment of Reserve Bank of India। जो आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये कब बना था? 1935 एक्ट के थ्रू बना था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसने 2 पोस्ट बनाई थी, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया हु सिट्स एट द वेस्टमिंस्टर लंदन, है ना। अब वो लंदन में जब काम करते थे तो क्या अकेले काम कर सकते थे? नहीं। तो उनके लिए काउंसिल बनाई गई थी, जिसको बोलते थे काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस एक्ट ने क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया। सो काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या कर दिया है? एबॉलिश कर दिया है।
This act also talks about the provision of फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आज का यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो जो पीएससी वगैरह की आप एग्जाम दे रहे हो, जो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, ये भी अपने आप का ओरिजिन कहीं ना कहीं कहां से ट्रेस करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। रिजर्व बैंक भी कब बना था? 1935 के एक्ट से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। किसके ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोगों को पता होगा कब बना था? थ्रू कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल भाई, ये कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और सब लोग एग्री कर गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी अलॉटेड इक्वल नंबर ऑफ सीट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। बोले सारे प्रोविंसेस, बोले उस समय कितने प्रोविंस थे? बोले 11 प्रोविंस थे प्लस जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे अराउंड 565। क्या सबको बराबर सीट्स दे देंगे? भाई कोई प्रिंसली स्टेट्स बोले वहां 5 लाख लोग ही रहते हैं और यूपी जैसा यूनाइटेड प्रोविंस जैसा बोले 10 करोड़ लोग रहते, तो क्या उनको बराबर सीट्स दे देंगे? नहीं। तो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको सीट्स दी गई थी, ना कि पॉपुलेशन को इग्नोर करा था। वहां पर इक्वालिटी प्रिंसिपल नहीं लगाया था जैसे अमेरिका में था कि सबको बराबर सीट्स दे दो। नहीं, हमारे यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, हाउ मच पॉपुलेशन द स्टेट इज हैविंग और हाउ मच पॉपुलेशन द प्रिंसली स्टेट इज हैविंग, उस बेसिस पे सीट्स अलॉट करी गई थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सेकंड वाला तो प्रोविजन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल। अब भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है किसने बनाई? बोले कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे। बोले हाँ। तो बोले मेंबर्स कहां से आएंगे? तो बोले कुछ मेंबर्स तो आएंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से और कुछ आएंगे प्रिंसली स्टेट से। जो प्रोविंसेस से आ रहे हैं वो तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। बोले काउंसिल वाले लोग ही उनके मेंबर्स को चुन के भेजेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पर बोले जो मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो कैसे आएंगे? तो बोले वो तो जो प्रिंसली स्टेट का हेड होगा वो उनको नॉमिनेट करके भेजेगा। बिल्कुल सही बात है। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। देखो 1 और 3 सही है, तो 1 3 यहां पर है, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 1 नहीं है, 1 3 यहां पर भी है, लेकिन 2 गलत है। 2 गलत से कोई भी स्टेटमेंट अभी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। फोर्थ को देखना पड़ेगा, 1/3 ऑफ द सीट फ्रॉम ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी रिजर्व्ड फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। भाई वहां पर रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान नहीं था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 1/3 सीट रिजर्व करेंगे क्या प्रोविंसेस में? ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली। और 1 and 3 कहां पर दिया हुआ? ए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर लें, एक बार देख लेते हैं क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389। 389 में से बोले 296 कहां से आते थे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आते थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके। तो दीज मेंबर्स वर इलेक्टेड। इलेक्टेड बोले तो भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट दे वर इलेक्टेड। प्रिंसली स्टेट से भी आते थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, और उनको कौन नॉमिनेटेड करता था? हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 93। सीट्स कैसे अलॉट की गई थी? डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा सीट्स। अब जो इलेक्शन थे, जो इलेक्टेड मेंबर थे, कैसे इलेक्टेड थे? तो दे वर इलेक्टेड by proportional representation by means of single transferable vote and it was a kind of indirect election। जैसा आज के प्रेसिडेंट में होता है बिल्कुल उसी टाइप का था। आर्टिकल 61 में इसकी जो प्रोसेस वगैरह है वो आप आराम से देख लेना। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे हुआ करते थे? तो आपको ध्यान रखना, प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नॉमिनेटेड थे। सीट्स कैसे डिसाइड होती थी? तो सीट्स 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज से आती थी। बोले सीट्स दे तो बोले किस किस को देना है? तो बोले देखना, एक है जनरल। बोले जनरल मतलब कौन? तो मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जो भी बचा वो कहां जाएगा? जनरल। सो एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स ऑल अदर्स आर जनरल। कुछ सीट्स मुस्लिम को देना, कुछ सीट्स सिख्स को देना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकमेंडेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन। पहले पहली बार लोकसभा कब बनी थी? बढ़िया, अभी इलेक्शन भी होने वाला है 2024 में, तो देख लेते हैं पहली बार लोकसभा कब बनी थी। भाई लोकसभा कब बनी होगी आप सोचेंगे तो देखो, सबसे पहले लोकसभा बनने के लिए क्या लगेगा? बोले कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बात करेगा पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, लोकसभा, राज्यसभा प्लस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन लोकसभा को बनने के लिए पहले पार्लियामेंट को बनना पड़ेगा, और पार्लियामेंट को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करना पड़ेगा, फिर क्या बनेगी? लोकसभा। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन मान लो रेडी हो भी गया, तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ होगा तो क्या उसी दिन लोकसभा बन गई होगी? नहीं, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुनाव लड़के आना पड़ता है। तो चुनाव वो लोग कब लड़े होंगे? तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टॉक्स अबाउट लोकसभा, लोकसभा के बाद उसमें क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे। जब इलेक्शन होंगे तो जब पहली बार इलेक्शन होगा फिर इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और उसकी बाद क्या बनेगा? फर्स्ट लोकसभा वाज देन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ए क्या बोल रहा है? इन 1946 व्हेन कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनी है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा की बात ही ना करता, तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। टू क्या बोल रहा है? बी क्या बोल रहा है? 1949 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई हुआ है, अभी तो एडॉप्ट भी नहीं हुआ है 26 जनवरी 1950 को, अभी तो रेटिफाई हुआ है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बनेगा, गठित होगा, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फर्स्ट लोकसभा बनने वाली है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, नो। 1952 आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, यस, पहले जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद फर्स्ट लोकसभा बनने वाली है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 1952। सो अबाउट लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 17 अप्रैल 1952। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब से कब तक हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को बनी थी तो लोकसभा डिसॉल्व्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 इयर्स। मतलब ये कब तक चली होगी? 17 अप्रैल कब तक चली होगी? 1957 तक। मतलब 17 अप्रैल 1957 के पहले पहले क्या करा दिए होंगे? चुनाव करा दिए होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फर्स्ट सेशन कब बैठा था? 13 मई 1952 को। तो ये जो डेट गिनते हैं कि कब से कब तक चलेगी लोकसभा, तो 13 मई 1952 से शुरू हुई होगी पहली लोकसभा और कब तक चली होगी? 13 मई 19, इसमें 5 जोड़ दो, 57 तक चली होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये जो डेट्स मैंने दी है, ध्यान रखना, डेट तब से काउंट होती है जिस दिन पहली बार लोकसभा मिलती है। जैसे मोदी जी कब मिले थे? 14 मई 2014। सो अगले बार कब मिलेंगे? 14 मई 2019 और अब दोबारा 14 मई 2024। मतलब 14 मई के पहले पहले नई सरकार करना है। क्यों? क्योंकि 14 मई 2024 को लोकसभा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। Members were chosen by direct election, therefore it is called as popular house or the lower house. Next question, question number 15. With reference to interim government of independent India, consider the following statements. भाई मैंने पहले भी बताया था, इंडिया बिफोर 1947 वॉज अ कॉलोनी, है ना? इंडिया वॉज अ कॉलोनी। उसके बाद वो किस फेस में आई? तो आप बोलोगे इसके बाद वो आई डोमिनियन स्टेटस के फेस में। और आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ Constitution of India on 26 January 1950, India become a sovereign state. Sovereign state means now we are completely independent. So उसके बाद हम क्या हो गए थे? We become independent. तो अब देखना, when India was in the dominion phase, जब डोमिनियन फेज में थे इंडिया, मतलब जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना रहे थे, अभी सॉवरेन स्टेट नहीं बने, उस बीच भी तो सरकार चल रही होगी ना। तो लेकिन जब कॉलोनी से डोमिनियन स्टेटस मिला तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके कारण वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को तो उन्होंने क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया था। तो उसके बाद डोमिनियन स्टेटस में वाइसरॉय की जगह दोबारा किसको बिठा दिया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बिठा दिया गया था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या करेगा? सो इट वॉज लाइक द वाइसरॉय। लेकिन अब ध्यान रखना, वाइसरॉय खत्म तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी खत्म। सो वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जैसे एक दूसरी चीज बना दी गई जिसको हमने बोला इंटरिम गवर्नमेंट। क्या बोला? जिसको हमने इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट वाज मोर और लेस लाइक द प्रेजेंट डे कैबिनेट। बोले जैसे आज कैबिनेट क्या है? बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, वी कॉल देम कैबिनेट। सो इंटरिम गवर्नमेंट भी उस समय किसके जैसी थी? कैबिनेट के जैसी थी। तो ध्यान रखना, सो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जगह अब कौन पावर ले लेगी? इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस में वर्क करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिकम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। यस, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना दिया था इंटरिम गवर्नमेंट का। तो ये चीज सही है। The power of prime minister were bestowed on the president of the council. भाई power of prime minister were bestowed on the vice president of the council. तो बोले जो इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे ना, जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उनको प्राइम मिनिस्टर के जैसे पावर दे दिए गए थे।
तो यहां पर लिखा प्रेसिडेंट, मगर आना क्या चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम काउंसिल। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए दैट इज वन ओनली बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया देख लेते हैं। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या बना दिया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसको दे दिया, इट इज द गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू। डिफेंस पोर्टफोलियो किसको दिया था, सरदार बलदेव सिंह एंड ही वाज द ओनली मेंबर ऑफ द काउंसिल। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ किसको दिया था, जवाहरलाल नेहरू। इन होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसको दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट फंक्शन मोर और लेस लाइक द प्रेजेंट डे कैबिनेट। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, नहीं अभी क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी 1 ईयर का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो हम लोग मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली लेकर के आए, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस वगैरह कंप्लीट कराया जाएगा। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करेंगे। सारी चीज़ों को टारगेटेड कंप्लीट कराएंगे और इसी प्रकार से जैसे एमसीक्यूज वगैरह लगाते हैं इसी टाइप से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9113911223, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सब्जेक्ट दे डील विथ। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है अब और उसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए तो उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर रहा है। तो पहला दे रहा है पार्ट 4A फंडामेंटल राइट्स। क्या बात सही है भाई, फंडामेंटल राइट्स तो हमको पता है कहां पर दिए हुए हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, काफी इजी था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे पार्ट 4 में क्या दिया हुआ, देखो पार्ट 4 में किसकी बात करते हैं, डीपीएसपी की। किसकी बात करते हैं, डीपीएसपी। और पार्ट 4A में क्या दिया हुआ, तो पार्ट 4A में आप बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। पहला कहां है, ए में है, तो ये गया, ये गया, तो स्टेटमेंट चले गए। 3 तो मेरा डेफिनेटली सही है बिकॉज पार्ट 10 टॉक्स अबाउट शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 9 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, दैट इज पंचायत। किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में बात करता है, लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज उनके बारे में बात करता है। और ये क्या बोल रहा है, पार्ट 9 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। पार्ट 10 किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, आंसर इज यस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। तो 1 and 3 कहां पर दिया हुआ है, वेट 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 ओनली। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी दैट इज 3 ओनली, है ना। कंफ्यूजन हो गया था, डोंट वरी, मैंने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट नहीं करवाया। पार्ट 1 में क्या दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लो। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सारे पार्ट्स को करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, जब इंडिविजुअल पार्ट्स को जब वो आ जाएंगे। पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। 8 किसके बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज। 9 किसके बारे में बात करता है, पंचायत। 9A बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज और 9B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। 10th किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। उसके बाद ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 17 में दिया हुआ, और इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं, पार्ट 18 में दिए हुए हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये कहाँ दी हुई है, दैट इज गिवन इन पार्ट 14। ईजी था अभी तक, और ये मैंने एक प्रॉपर एक लिस्ट दे रखी है, आप लोग इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following feature of Indian Constitution are borrowed from the USS Constitution? मतलब हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके फीचर जो है कॉपी किए हुए हैं। पहला बोल रहा आइडिया ऑफ फेडरल पॉलिटी। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है पॉलिटी में? आर्टिकल 1 क्या बोलता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो वो तो इवन फेडरल वर्ड भी यूज नहीं करता। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन नॉट फेडरेशन। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या हमने यूएसए से कॉपी किया है? नहीं किया। 1 कहाँ है? यहाँ है 1, ये चला गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, हमारा भी रिटन है, तो ये तो हमने यूएसए से कॉपी किया है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ तो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। तो मेरा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि डी ऐसा है कि ये वाले ऑप्शन कहीं दिए ही नहीं हुए। फंडामेंटल राइट्स, यस हमने ये भी कहां से कॉपी किया? यूएसए से। तो हमने 2 और 4, तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा? 2 and 4 ओनली। और 2 और 4 कहीं पर दिए हुए नहीं दिए हुए, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव।
देख लेते हैं हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कॉपी किया, जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, और भी बहुत सारी चीजें कॉपी की हुई हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है, आराम से देख लेना। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू हमने वहां से लिया हुआ है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट उसकी क्या प्रोसीजर होगी अंडर आर्टिकल 61 वो वहां से ली हुई है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, उनको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया, वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये भी हमने कहां से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ वो हमने कहां से लिया हुआ, दैट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इजीली आपको ये सारी चीजें याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह लिया हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजन लिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिए हुए हैं। फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने दी है, लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव है, आराम से इसको घर पे देख लेना। ये मैं हट जाता हूँ तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका कमेंट सब लोग आंसर में करना क्या आ रहा है, देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, भाई अगर कोई भी बात करता है, जब बार बार ये सुन रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रूल बुक, इट इज मच मोर देन रूल बुक। रूल बुक से भी कई बार करे, बट रूल है, बताती है ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये इसके ये राइट्स है, उसके वो राइट्स है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रूल बुक। तो एक वर्ड तो आया कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल आर सोवरेन। हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी? इट इज द पीपल, और पीपल अल्टीमेट अथॉरिटी है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहता है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, देन ओनली पीपल आर सोवरेन, है ना। तो यही देखना है हमको, बस इन दो वर्ड को देखा, अब इन दो वर्ड के सिमिलर वर्ड्स को देखना है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रूल बेस्ड सोसाइटी। यस, सोसाइटी मस्ट बी रूल बेस्ड, तो यही तो काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल बेस्ड सोसाइटी बनाना। यस, स्ट्रॉन्ग एंड ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, अगर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, देन हाउ कैन पीपल एक्सरसाइज देयर पावर? सो दिस इज रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एंड ऑल पावरफुल पीपल आना चाहिए यहाँ पर। पॉपुलर सॉवरिटी, यस, पीपल आर सुप्रीम, यस, सो दिस इज द आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। सो 1 and 3 शुड बी द आंसर, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो आर्बिट्ररी रूल्स, पॉपुलर सॉवरिटी, मेजॉरिटी रूल्स विद माइनॉरिटी राइट्स, मेजॉरिटी रूल करती है, माइनॉरिटी को राइट्स दिए जाते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इंपोज भी करते हैं, लिमिटेशन अपॉन द गवर्नमेंट, लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो मैंने बताया, अगर आपको फुल बैच ज्वाइन करना है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।